तो चलिए दोस्तों, अब हम जॉन लॉक को पढ़ेंगे। तो उनका जो टाइम पीरियड था वो 1632 से लेकर 1704 तक था। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लॉक एज फादर ऑफ लिबरलिज्म। तो लॉक को एज ए फादर ऑफ लिबरलिज्म देखेंगे, और जो फिल्मर ने और ने जो क्रिटिसिज्म किया है उसको देखेंगे, और लॉक का व्यू देखेंगे क्या रहे हैं वेरियस टॉपिक्स पे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो लॉक को लिबरलिज्म का फादर माना जाता है। तो इसमें एक सवाल उठता है कि लिबरलिज्म होता क्या है, व्हाट इज लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म इज अ डोमिनेंट पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द वेस्ट। तो लिबरलिज्म वेस्ट की एक डोमिनेंट पॉलिटिकल फिलॉसफी है, और लिबरलिज्म की जो कोर वैल्यू है वो लिबर्टी है। थोड़ा सा हाब्स और लॉक के बारे में थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन देखते हैं। तो लॉक हाब्स थे वो एब्सोल्यूटिस्ट थे, और जॉन लॉक लिबरल स्कॉलर थे, मतलब स्कॉलर ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑर्डर। तो हाब्स स्कॉलर ऑफ सिक्योरिटी और स्कॉलर ऑफ ऑर्डर थे। वो क्योस को एंड करना चाहते थे और ऑर्डर और सिक्योरिटी मेंटेन करना चाहते थे। और जो लॉक हैं वो लिबर्टी के लिए खड़े रहते हैं, लिबर्टी के लिए। तो और बोथ बिलोंग्स टू ब्रिटेन, दोनों ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, और बोथ आर स्कॉलर ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास, और दोनों कैपिटलिस्ट क्लास के स्कॉलर हैं। चलिए हाब्स के बारे में पढ़ते हैं। तो 1641 में उन्होंने ही विटनेस्ड प्यूरिटन रिवोल्यूशन, दैट इज ब्लडी रिवोल्यूशन। हाब्स जो थे उन्होंने 1641 में प्यूरिटन रिवोल्यूशन, जो एक ब्लडी रिवोल्यूशन था, उसको देखा, जो एक काइंड ऑफ सिविल वार था जो स्टेट ऑफ नेचर को डिनोट करता है। हेंस हॉब्स सपोर्टेड एब्सोल्यूटिज्म, इसलिए हॉब्स ने क्या सपोर्ट किया, एब्सोल्यूटिज्म को सपोर्ट किया। लेकिन 1888 में ग्लोरियस रिवोल्यूशन होता है। तो ये एक काइंड ऑफ ब्लडलेस रिवोल्यूशन था, और इन दिस रिवोल्यूशन पावर शिफ्टेड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ किंग इनटू द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। तो इस रिवोल्यूशन से क्या हुआ कि जो पावर थी वो किंग के हाथों से जाके पार्लियामेंट के हाथों में चली गई। मतलब किंग से पावर को रिप्लेस कर दिया गया, और किसके हाथों में पावर दे दी गई, पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट मतलब जो हाउस ऑफ कॉमनर्स था उसको पावर दे दी गई। तो हाब्स में हम ग्लोरियस रिवोल्यूशन को देखते हैं, और ग्लोरियस रिवोल्यूशन में क्या हुआ था, इन द ग्लोरियस रिवोल्यूशन द पावर विल शिफ्ट फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्क टू हाउस ऑफ कॉमन। तो ग्लोरियस रिवोल्यूशन में क्या हुआ था, जो पावर थी एब्सोल्यूट मोनार्क से शिफ्ट होके कॉमनर्स के पास चली गई थी। तो एब्सोल्यूट मोनार्क ऑफ हाब्स टर्न इनटू अ नॉमिनल हेड और ऑर्नामेंटल फिगर और द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो जो हाब्स का एब्सोल्यूट मोनार्क था वो एक नॉमिनल हेड की तरह अब दिखाई देने लगा, ऑर्नामेंटल फिगर बन गया, एक सजावट का वस्तु बन गई, और एक काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया जो कॉन्स्टिट्यूशन से लिमिटेड था। किसमें, जॉन लॉक में, है ना। इसमें फिर बोथ हाब्स एज वेल एज लॉक बिलोंग टू कैपिटलिस्ट क्लास, और हाब्स और लॉक दोनों कैपिटलिस्ट क्लास से बिलोंग करते हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि मॉडर्न स्टेट हैज़ बीन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास। तो मॉडर्न स्टेट कैपिटलिस्ट क्लास का एक टूल था। इसका क्या मतलब है कि कैपिटलिस्ट यूजिंग मॉडर्न स्टेट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो कैपिटलिस्ट मॉडर्न स्टेट को अपनी नीड के अनुसार यूज कर रहे थे। द नेचर ऑफ स्टेट हैज़ बीन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास। तो जो स्टेट का जो नेचर था वो कैपिटलिस्ट क्लास की नीड के अनुसार चेंज होता जा रहा था। मिडिवल एज में केओस था, और सिस्टम वाज नॉट कंड्यूसिव फॉर राइज ऑफ कैपिटलिज्म, और सिस्टम कंड्यूसिव, जो सिस्टम था वो कंड्यूसिव नहीं था जिससे कैपिटलिज्म का राइज हो सके। तो विच वाज डिटेक्टेड बाई हॉब्स एंड से इन द स्टेट ऑफ नेचर लाइफ वाज नास्टी पुअर ब्रिटिश एंड शॉर्ट एंड देयर वाज नो स्कोप फॉर नेविगेशन इंडस्ट्री इटीसी। तो ये हॉब्स द्वारा इसको फाइंड किया गया, और उन्होंने कहा कि जो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें जो लाइफ है वो शॉर्ट है, नेस्टी है, पुअर है, ब्रिटिश है और शॉर्ट है, और नेविगेशन और इंडस्ट्री का कोई स्कोप है नहीं। तो इसलिए
कैपिटलिस्ट सपोर्टेड एब्सोल्यूट मोनार्क, इसलिए कैपिटलिस्ट ने क्या किया, एब्सोल्यूट मोनार्क को सपोर्ट किया। और इस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर एंड वीकेन द पावर ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स, और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश किया और इस तरह उन्होंने फ्यूडल लॉर्ड्स की जो पावर्स थी उसको कमज़ोर कर दिया। फ्यूडल लॉर्ड्स और कैथोलिक चर्च की पावर को कमज़ोर किया था। फ्यूडल लॉर्ड्स प्लस कैथोलिक चर्च दोनों की पावर को कम कर दिया गया। मतलब क्या हुआ इसका, दे क्रिएटेड कंडीशन विच हैव कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म, तो उन्होंने एक ऐसी कंडीशन क्रिएट की जो कैपिटलिज्म के राइज के लिए, कैपिटलिज्म की ग्रोथ के लिए अप्रोप्रिएट थी। कैपिटलिस्ट स्ट्रेंथन देयर पोजीशन एंड व्हेन थिंग्स बिकेम स्टेबल दे टुक पावर इन देयर ऑन हैंड्स अवे फ्रॉम मोनार्क, और इस प्रकार कैपिटलिस्ट ने क्या किया, अपनी पोजीशन को लगातार वो स्ट्रेंथन करते गए, मजबूत करते गए, और जब सिचुएशन स्टेबल हो गई, कंडीशन स्टेबल हो गई, तो उन्होंने जो पावर थी वो अपने हाथ में ले ली, मोनार्क से पावर छीन कर अपने हाथ में ले ली। इनिशियली फॉर द ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म एब्सोल्यूट स्टेट वाज नीडेड, तो शुरू में क्या था कि अगर कैपिटलिज्म को ग्रोथ करना था तो एक एब्सोल्यूट मोनार्क को की ज़रूरत थी, एक एब्सोल्यूट स्टेट की ज़रूरत थी जो लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश कर सके और जो लॉ बना सके और लॉ को आयरन हैंड के साथ इम्प्लीमेंट भी कर सके। टू जस्टिफाई एब्सोल्यूट स्टेट दे प्रोपाउंडेड द फिलॉसफी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, और उन्होंने एब्सोल्यूट स्टेट को जस्टिफाई करने के लिए यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी को प्रोपोगेट किया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि व्हेन दे देमसेल्फ बिकेम पावरफुल दे टुक पावर इन देयर ऑन हैंड्स, और जब वो खुद अपने आप को लगातार वो स्ट्रेंथन करते रहे थे और एक समय ऐसा आया कि वो पावरफुल बन गए, तो उन्होंने क्या किया कि पावर को अपने हाथ में ले लिया। एंड इंडियन स्टेट एब्सोल्यूटिज्म, और स्टेट एब्सोल्यूटिज्म को, जो स्टेट की सार्वभौमिक पावर थी उसको ख़त्म कर दिया। दे स्टार्टेड जस्टिफाइंग लिमिटेड स्टेट रूल ऑफ लॉ, तो उन्होंने अब क्या किया, अब लिमिटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, रूल ऑफ लॉ का की बात करने लगे। एंड यूटिलिटेरिज्म इज रिप्लेस्ड बाय लिबर्टेरियनिज्म, और जो यूटिलिटेरियन की जो फिलॉसफी थी, यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी थी, उसको लिबर्टेरियनिज्म के साथ रिप्लेस कर दिया गया। एग्जाम्पल देखते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में। इन नॉर्मल टाइम्स इंडिया एक्ट एज लिबरल कंट्री विथ फंडामेंटल राइट्स, बट वेन एवर इमरजेंसी कम्स इट एक्ट एज एब्सोल्यूट स्टेट, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में भारत एक लिबरल कंट्री की तरह पेश आता है, जहाँ पर आपको फंडामेंटल राइट्स हैं और वेरियस राइट्स हैं जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी में क्या होता है, इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए दिए जाते हैं और जो इंडियन स्टेट है वो एक एब्सोल्यूट स्टेट बन जाता है। वन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मॉडर्न स्टेट इज टेरिटरी और वॉल, तो जो मॉडर्न स्टेट का एक महत्वपूर्ण जो फीचर है वो है टेरिटरी या वॉल। ये तो फिजिकल वॉल होगी या फिजिकल वॉल ऑफ कस्टम या टैक्स होगी। तो दो वॉल्स हो सकती हैं, एक तो फिजिकल वॉल हो सकती है और एक फिजिकल वॉल हो सकती है, फॉर एग्जांपल कस्टम की और टैक्स की। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑफ यूएसए नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम चाइनीज गुड्स, दे विल गो फॉर प्रोटेक्शनिज्म। जैसे मान लीजिए अब चाइना यूएसए की क्या ज़रूरत क्या है इस समय, जो यूएसए जो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपना रहा है अमेरिका फर्स्ट ट्रंप के अंडर, तो इसमें यही है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है जो यूएसए की, वो क्या चाह रही है, वो प्रोटेक्शन चाह रही है। जो चाइनीज़ गुड का इन्फ्लो हो रहा है बड़ी मात्रा में और चीप और सस्ते जो गुड्स आ रहे हैं चाइना से, तो उनको रोकने के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए वो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को अपना रहे हैं। लॉ बिलोंग टू दैट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म वेयर कैपिटलिस्ट डिड नॉट रिक्वायर द एब्सोल्यूट स्टेट। तो लॉ कैपिटलिज्म के उस फेज से बिलोंग करते हैं जहां पर कैपिटलिस्ट को अब इस एब्सोल्यूट स्टेट की ज़रूरत नहीं रही। दे टू कंट्रोल ऑफ पावर देयर पावर, तो उन्होंने पावर को अपने हाथ में ले लिया। इसीलिए लॉ को फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह लिबर्टी का पक्ष लेते हैं, सिक्योरिटी का नहीं। तो लिबरलिज्म क्या है? तो लिबर्टी ऑफ मैन फ्रॉम स्टेट। तो लिबर्टी मतलब क्या? लिबर्टी मतलब जो व्यक्ति के पास फ्रीडम होनी चाहिए, किससे? स्टेट से। लिबर्टी ऑफ मैन लिमिट्स द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, और जो एक व्यक्ति की लिबर्टी है वो स्टेट की अथॉरिटी को लिमिट करती है। लिबरलिज्म स्टैंड फॉर लिमिटेड स्टेट, और लिबरलिज्म एक लिमिटेड स्टेट माने रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए बात करता है।
व्हाट वी स्टडी इन जॉन लॉक, तो जॉन लॉक में हम क्या स्टडी करते हैं, थ्योरीज ऑफ नेचुरल राइट्स। तो हम लॉक में थ्योरीज ऑफ नेचुरल राइट्स स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। तो नेचुरल राइट्स क्या हैं, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लॉक इज हिज थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। तो लॉक का जो महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट है वो उनकी थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी है। फिर लॉक ने थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने लिमिटेड गवर्नमेंट की बात की है। तो लॉक जो है तो थिंकर ऑफ कंसेंट, तो लॉक को थिंकर ऑफ कंसेंट के रूप में जाना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और टॉलरेशन का थिंकर माना जाता है कि लॉक एक कंसेंट के थिंकर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के में लिमिटेड स्टेट के थिंकर हैं, और टॉलरेशन, वो टॉलरेशन भी प्रमोट करते हैं। टॉलरेशन मतलब सहिष्णुता, मतलब वी हैव मतलब डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ होती हैं, रेस होती हैं, उनके प्रति एक काइंड ऑफ टॉलरेशन की भावना हमारे अंदर रहे। लॉक की एक बुक थी टू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट। तो लॉक की एक बुक है क्या, टू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ऑन गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है कि इन हाफ्स वी सी द थ्योरी ऑफ स्टेट, इन लॉक वी विल स्टडी द थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें एक महत्वपूर्ण नोट जानने योग्य है कि हाफ्स में हम थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन लॉक में हम थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ फर्स्ट ट्रीटाइज इज क्रिटिसिज्म ऑफ फिल्मर। तो जो सब्जेक्ट मैटर है फर्स्ट ट्रीटाइज का वो क्या है, फिल्मर का क्रिटिसिज्म। इसमें उन्होंने फिल्मर का क्रिटिसिज्म किया है। और सेकंड ट्रीटाइज का क्या सब्जेक्ट है, थ्योरी ऑफ लिमिटेड स्टेट। तो सेकंड ट्रीटाइज में, सेकंड बुक में उन्होंने लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया है, और फर्स्ट ट्रीटाइज में उन्होंने फिल्मर का क्रिटिसिज्म किया। और जॉन लॉक भी जो है तो हॉब्स की तरह सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। तो थोड़ा सा फर्स्ट ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट ट्रीटाइज, इन फर्स्ट ट्रीटाइज लॉक हैज क्रिटिसाइज फिल्मर। तो फर्स्ट ट्रीटाइज में लॉक ने फिल्मर को क्रिटिसाइज किया है। क्वेश्चन एक अराइज होता है क्या, कि इट वाज फिल्मर नॉट हॉब्स वाज द चीफ एंटोगनिस्ट ऑफ लॉक। लास्टलेट का कहना है कि इट वाज फिल्मर, वो फिल्मर थे, ना कि हॉब्स, जो कि लॉक के मेन मतलब एंटागोनिस्ट थे, जिनको लॉक क्रिटिसाइज करना चाह रहा था। तो समझिए इसका मतलब क्या है। हु वाज फिल्मर, फिल्मर कौन था, फिल्मर व्हाट वर हिज व्यू एंड व्हाई लॉक क्रिटिसाइज फिल्मर एंड व्हाट वर द ग्राउंड्स ऑफ क्रिटिसिज्म। तो फिल्मर कौन था, लॉक ने उसके व्यूज को क्यों क्रिटिसाइज किया, और क्रिटिसिज्म के क्या क्या ग्राउंड्स थे, ये जानने की जरूरत है। फिल्मर इज अ पॉलिटिकल स्कॉलर, फिल्मर एक पॉलिटिकल स्कॉलर थे। हु इज जस्टिफाइंग द मिडिवल ऑर्डर, जो मिडिवल ऑर्डर को जस्टिफाई कर रहे थे। क्या मतलब है, मतलब जस्टिफाइंग द अथॉरिटी ऑफ रिलीजन, वो रिलीजन की अथॉरिटी जस्टिफाई कर रहे थे। ही इज ट्राइंग टू एस्टेब्लिश द पॉलिटिकल अथॉरिटी बेस्ड ऑन रिलीजन, वो पॉलिटिकल अथॉरिटी को रिलीजन के आधार पर एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। वेयर एज मॉडर्न स्कॉलर आर ह्यूमनिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ रेनेसां, लेकिन जो मॉडर्न स्कॉलर हैं वो ह्यूमनिस्ट हैं। क्यों, क्योंकि मॉडर्न एज इज अ एज ऑफ रेनेसां, तो इसलिए वो ह्यूमनिज्म की बात करते हैं। एंड दे आर बेसिंग देयर पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन रीजन, विल ऑफ द मैन रदर देन विल ऑफ द गॉड। तो वो अपनी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी के जो कॉन्सेप्ट को जो आधार बनाते हैं, वो रीजन को बनाते हैं, विल ऑफ मैन को बनाते हैं, विल ऑफ गॉड को नहीं। रीजन रिप्रेजेंट द इम्पैक्ट ऑफ इनलाइटमेंट, रीजन क्या इम्पैक्ट करता है, इनलाइटमेंट का जो इम्पैक्ट होता है उसको रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें कहा गया है कि फिल्मर इज अ सपोर्टर ऑफ फ्यूडलिज्म, फिल्मर फ्यूडलिज्म का सपोर्टर था। ही सपोर्टेड फ्यूडल बेसिस ऑफ इकोनॉमी और प्रॉपर्टी, तो उन्होंने फिल्मर ने फ्यूडल बेसिस ऑफ इकोनॉमी और प्रॉपर्टी को सपोर्ट किया है। मतलब ऑनरशिप, ऑनर बाय बर्थ, अगर कोई ऑनर बाय बर्थ है, रिलीजन में क्या होता है, आप अपने बर्थ से जाने जाते हैं। तो इकोनॉमी एंड प्रॉपर्टी, फ्यूडल बेसिस ऑफ एंड प्रॉपर्टी। वेयर एज मॉडर्न स्कॉलर विल गो फॉर कैपिटलिस्ट अप्रोच टू प्रॉपर्टी, लेकिन मॉडर्न स्कॉलर क्या करेंगे, वो कैपिटलिस्ट अप्रोच टू प्रॉपर्टी के लिए जाएंगे। मतलब मेरिट और अचीवमेंट या बर्थ के बेस पे अगर आपको प्रॉपर्टी मिल रही है तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि बर्थ के बेस पे। यहाँ पर वर्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बर्थ नहीं। फिल्मर इज द स्कॉलर हु वाज क्रिटिकल ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, फिल्मर एक ऐसा स्कॉलर थे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के काइंड ऑफ क्रिटिक थे।
फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट वे ऑफ लाइफ। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था, एक काइंड ऑफ मॉडर्न कैपिटलिस्ट वे ऑफ लाइफ था। एंड सपोर्टर ऑफ मिडिवल ऑर्डर, और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के क्रिटिक थे और मिडिवल ऑर्डर के सपोर्टर थे, जिसमें फ्यूडल लॉर्ड और चर्च की अथॉरिटी होती थी। फिल्म रिजेक्टेड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, फिल्मर ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दिया एज द बेसिस ऑफ पोलिटिकल अथॉरिटी। मीन्स ही रिजेक्ट द व्यू, वो क्या रिजेक्ट करते हैं, पोलिटिकल अथॉरिटी इज क्रिएटेड बाई मैन। तो वो इस व्यू को रिजेक्ट करते हैं कि पोलिटिकल अथॉरिटी मैन के द्वारा क्रिएट की जाती है। मैन कैन डिटरमाइन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी ऑफ स्टेट, और मैन स्टेट के अथॉरिटी के स्कोप को डिटरमाइन कर सकता है। इस जो ये जो आइडिया था कि जो पोलिटिकल अथॉरिटी मैन के द्वारा क्रिएट की जाती है और मैन पोलिटिकल अथॉरिटी के स्टेट के अथॉरिटी के स्कोप को डिटरमाइन कर सकता है, इसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिल्मर का मानना था, फिल्मर बिलीव दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज इलॉजिकल। उनका मानना था, फिल्मर का मानना था कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है वो इलॉजिकल है एंड इट विल इम्पैक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी, और ये सोसाइटी की स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा। फिल्मर सेज इफ पॉलिटिकल अथॉरिटी इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द मैन, देन वी शुड हैव कॉन्ट्रैक्ट फॉर ईच जनरेशन। तो फिल्मर क्या कहते हैं, उनका कहना है कि अगर पॉलिटिकल अथॉरिटी एक कॉन्ट्रैक्ट है, पॉलिटिकल अथॉरिटी अगर पीपल के विल को रिप्रेजेंट करती है या कि जो है तो इस रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट है या कि वो लोगों के विल को रिप्रेजेंट करती है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि फिर हम ईच जनरेशन होगी वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो ईच जनरेशन शुड हैव कॉन्ट्रैक्ट फॉर ईच अदर, है ना, ईच जनरेशन। तो देयर शुड हैव कॉन्ट्रैक्ट फॉर ईच जनरेशन। हाँ, इसलिए हर जनरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो वी कैन नॉट डिनाई द राइट ऑफ अदर जनरेशन टू हैव देयर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। उनका फिल्मर क्या कहते हैं कि हम जो दूसरी जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, उसके राइट टू कॉन्ट्रैक्ट को नहीं डिनाई कर सकते हैं, इसलिए हर जनरेशन में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फिल्मर का क्या मानना था, इफ पॉलिटिकल अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, इफ वी डिनाई नेक्स्ट जनरेशन टू हैव इट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी इलॉजिकल। अगर हम नेक्स्ट जनरेशन को उसके राइट टू हैव कॉन्ट्रैक्ट से, है ना, उसके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने से उसको अगर हम वंचित कर देते हैं, तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है वो तो काइंड ऑफ इलॉजिकल हो जाएगा। इफ राइट ऑफ हिज जनरेशन इज एक्सेप्टेड टू हैव इट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट, देन इट विल इम्पैक्ट द सोशल स्टेबिलिटी। और अगर हर जनरेशन को ये राइट दिया जाए कि वो अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट रख सकते हैं, तो फिर ये काइंड ऑफ सोशल स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा। इफ़ नॉट कॉन्ट्रैक्ट, देन व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, वाई पीपल विल ओबे स्टेट। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर क्या होगा पॉलिटिकल अथॉरिटी का बेसिस, और लोग उसको ओबे क्यों करेंगे, उसको लोग क्यों मानेंगे। फिल्मर का कहना है, फिल्मर से दैट पीपल शुड ओबे स्टेट नॉट एज प्रोडक्ट ऑफ देयर विल बट एज अ प्रोडक्ट ऑफ विल ऑफ गॉड। फिल्मर का मानना था कि लोगों को स्टेट को इसलिए ओबे करना चाहिए क्योंकि यह गॉड की इच्छा है, ना कि उनकी खुद की इच्छा है। फॉर हिम ओनली साउंड बेसिस ऑफ पोलिटिकल अथॉरिटी इज विल ऑफ गॉड। और उनका मानना था कि केवल जो है तो एक साउंड बेसिस ऑफ पोलिटिकल अथॉरिटी इज विल ऑफ गॉड। तो जो पोलिटिकल अथॉरिटी का जो साउंड बेसिस है, जो एक अच्छा मतलब बेसिस हो सकता है, आधार हो सकता है, वो क्या है, विल ऑफ गॉड होगा। फिल्मर से दैट स्टेट इज पैट्रियार्का। तो फिल्मर का कहना है कि स्टेट पैट्रियार्का है। पैट्रियार्का क्या रिप्रेजेंट करती है, तो पैट्रियार्का रिप्रेजेंट्स बिग फैमिली ऑफ गॉड। पैट्रियार्का गॉड की एक लंबी फैमिली को रिप्रेजेंट करती है। और फिल्मर कहते हैं, फिल्मर सेड दैट द एडम इज़ द फर्स्ट मैन एंड द फर्स्ट किंग एंड द एडम इज़ द सन ऑफ गॉड। तो फिल्मर का कहना है कि एडम पहले आदमी थे, पहले किंग भी थे, और इस तरह एडम जो है तो गॉड के पुत्र थे, सन थे। द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडम इज विल ऑफ द गॉड। और एडम की अथॉरिटी का सोर्स क्या है, एडम की अथॉरिटी का सोर्स है गॉड की इच्छा। एंड द बेसिस ऑफ अथॉरिटी इज हेरिडिटरी। और जो अथॉरिटी का बेसिस होगा वो क्या होगा, हेरिडिटरी बेस अथॉरिटी होगी। देयरफॉर फिल्मर गिव्स हेरिडिटरी एंड विल ऑफ गॉड एज द बेसिस ऑफ पोलिटिकल अथॉरिटी। इसलिए फिल्मर हेरिडिटरी और विल ऑफ गॉड को
पोलिटिकल अथॉरिटी का आधार मानते हैं। फिल्मर सेज दैट ऑल सब्सिक्वेंट किंग ड्रा देयर अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटरी, दैट इज द बीइंग द सन ऑफ एडम। तो जो भी राजा एडम के बाद होंगे वो अपनी अथॉरिटी कहाँ से ड्राइव करेंगे? हेरिडिटरी के आधार पर ड्राइव करेंगे। कैसे? क्योंकि वो सभी एडम के सन होंगे। एडम किसके सन हैं? गॉड के सन एडम है। और जो सब्सिक्वेंटली जो किंग बनेंगे, राजा बनेंगे, वो सब एडम के पुत्र होंगे, सन होंगे, और इसलिए वो वहाँ से अपनी अथॉरिटी डिराइव करेंगे। स्कोप ऑफ द अथॉरिटी ऑफ किंग एज पर फिल्मर। तो किंग के अथॉरिटी का स्कोप क्या है फिल्मर के अनुसार? किंग हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी। फिल्मर के अनुसार किंग के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, बिकॉज गॉड हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, डिवाइन राइट ऑफ किंग। क्यों किंग के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी क्यों है? क्योंकि गॉड के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, इसलिए उसके बेटे के पास भी एब्सोल्यूट अथॉरिटी होनी चाहिए, और इस तरह उन्होंने डिवाइन राइट ऑफ किंग के कॉन्सेप्ट को दिया है। तो चलिए समझते हैं कि हॉब्स और फिल्मर में क्या अंतर है। तो हॉब्स और फिल्मर दोनों एब्सोल्यूट अथॉरिटी की बात करते हैं जो स्टेट या किंग को दी जानी चाहिए, लेकिन हॉब्स फाइंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी इन यूटिलिटेरियन नेचर ऑफ मैन। लेकिन हॉब्स का जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट है, जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी को देते हैं, तो वो यूटिलिटेरियन नेचर ऑफ मैन के आधार पर देते हैं। वेयरएज फिल्मर क्या करता है? फिल्मर एब्सोल्यूट अथॉरिटी देता है क्योंकि ये बिल ऑफ द पीपल, बिल ऑफ द गॉड है, दैवी इच्छा है, इसलिए एब्सोल्यूट अथॉरिटी होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि ये यूटिलिटेरियन नेचर ऑफ मैन है जो हॉब्स प्रोपोगेट करता है। फिल्मर कंसिडर सोशल कॉन्ट्रैक्ट एट बेसिस ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी इज इलॉजिकल, डेंजरस एंड विल लीड टू सोशल इंस्टेबिलिटी। सोशल इंस्टेबिलिटी। तो हॉब्स का क्या मानना है, फिल्मर का क्या मानना है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अगर हम पॉलिटिकल अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करते हैं तो ये इलॉजिकल होगा, डेंजरस होगा, और काइंड ऑफ ये इंस्टेबिलिटी को प्रमोट करेगा सोसाइटी में। ही बिलीव्स स्टेट इज ए बिग फैमिली ऑफ गॉड। उनका मानना है कि स्टेट गॉड की ही एक फैमिली का है ना। स्टेट क्या है? गॉड की एक बड़ी फैमिली है। स्टेट अथॉरिटी एब्सोल्यूट है बिकॉज इट इज़ मॉडल्ड ऑन द अथॉरिटी ऑफ पैट्रियार्क। क्यों स्टेट की अथॉरिटी क्यों एब्सोल्यूट है? क्योंकि ये अथॉरिटी ऑफ पैट्रियार्क के पे आधारित है। पैट्रियार्क मतलब फादर हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर हिज चिल्ड्रन, सिमिलरली किंग हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर हिज सिटीजन। जिस तरह पिता अपने बच्चों के ऊपर पूरी अथॉरिटी एंजॉय करता है, उसी तरह स्टेट भी अपने सिटीजन्स के प्रति सिटीजन पे एब्सोल्यूट अथॉरिटी एंजॉय करे। फिल्मर सपोर्ट हेरिडिटरी एज द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, इन दिस वे ही इज सपोर्टिंग फ्यूडलिज्म। तो फिल्मर क्या कहता है? फिल्मर हेरिडिटरी को प्रॉपर्टी एक्वायर करने का बेसिस मानता है, और इस तरह का वह फ्यूडलिज्म को सपोर्ट कर रहा है। व्हाट इज द कैपिटलिस्ट व्यू ऑन प्रॉपर्टी? तो और कैपिटलिस्ट का क्या व्यू है प्रॉपर्टी में? तो इट कैन बी सीन इन द व्यू ऑफ जॉन लॉक, लॉक इंस्पायर्ड बाय अरिस्टोटल। तो जो कैपिटलिस्ट व्यू है ऑन प्रॉपर्टी, ये लॉक के व्यू में देखा जा सकता है, और लॉक जो है तो अरिस्टोटल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। अरिस्टोटल ने क्या दिया? अरिस्टोटल ने लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी को दिया। अरिस्टोटल हैज गिवन लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। तो लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी सजेस्ट दैट द रियल ऑनर्स ऑफ प्रॉपर्टी इज द वन हु हैज पुट हिज लेबर ऑन इट। लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी क्या सजेस्ट करती है कि प्रॉपर्टी का ऑनर वही होगा जिसने उसमें अपना लेबर को अप्लाई किया है। तो रियल ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी कौन होगा? जिसने उसमें अपने लेबर को अपने खून पसीना बहाया है, वही प्रॉपर्टी का रियल ऑनर होगा। लेबर इज सोर्स ऑफ वैल्यू इन प्रॉपर्टी। लेबर क्या है? लेबर एक सोर्स ऑफ वैल्यू है, वैल्यू एडिशन है प्रॉपर्टी में। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल ओनली दैट प्रॉपर्टी इज लेजिटिमेट ओवर विच मैन हैज पुट हिज लेबर। तो अरिस्टोटल के अनुसार केवल वही प्रॉपर्टी लेजिटिमेट है, वही प्रॉपर्टी उचित है जिसमें एक व्यक्ति ने अपने खून पसीना बहाया है, अपने लेबर को पुट किया है। एज पर लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी स्लेव इज ट्रू ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। एज पर लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी इज स्लेव इज द ट्रू ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी। तो क्या लेबर थ्योरी के अनुसार स्लेव प्रॉपर्टी के ट्रू ऑनर हो जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि स्लेव इटसेल्फ इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास्टर। क्यों? क्योंकि स्लेव खुद मास्टर की प्रॉपर्टी है, तो वो कैसे प्रॉपर्टी ऑफ ऑनर हो जाएंगे, ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएंगे।
तो इसमें थोड़ा सा हम अब अंतर देखते हैं, फ्यूडल, कैपिटलिस्ट और वर्कर में क्या अंतर है, ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो जो फिल्मर कहते हैं, फिल्मर सेज फ्यूडल लॉर्ड्स आर रियल ऑनर्स बिकॉज प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटरी। तो जो फिल्मर हैं वो फ्यूडल लॉर्ड को प्रॉपर्टी का रियल ऑनर मानते हैं और इस तरह वो हेरिडिटरी को बेसिस मानते हैं प्रॉपर्टी एक्विजिशन के लिए। कैपिटलिस्ट क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट इज रियल ऑनर एज पर लॉक। तो लॉक के अनुसार कैपिटलिस्ट रियल ऑनर है प्रॉपर्टी का। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी हैज़ टू बी बेस्ड ऑन वर्थ और इंटरप्राइज ऑन पर्सन एफर्ट और पर्सन एफर्ट। तो क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो एक व्यक्ति के उसने कितना उसमें मतलब एफर्ट डाला है, कितने किसकी उसकी वर्थ है और कितना उसने अपना मतलब जो है तो परिश्रम किया है, इस आधार पर बेस्ड होनी चाहिए। और वर्कर, तो कार्ल मार्क्स ने वर्कर के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया है। तो वर्कर इज रियल ऑनर बिकॉज वर्कर्स प्रोड्यूस प्रॉपर्टी बाय लेबर। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्कर रियल ऑनर्स होंगे प्रॉपर्टी के। क्यों? क्योंकि वर्कर्स प्रॉपर्टी को अपना वर्कर्स जो है प्रॉपर्टी में अपना लेबर लगाते हैं और इसलिए वो प्रॉपर्टी के रियल ऑनर होंगे। लॉक कहता है आगे, लॉक सेज दैट इनिशियली प्रॉपर्टी वाज हेल्ड इन कॉमन। इनिशियली प्रॉपर्टी, शुरू में प्रॉपर्टी कॉमन थी, सबके पास थी, है ना, उसका कॉमन, सभी के पास प्रॉपर्टी थी, मतलब प्रॉपर्टी पर कॉमन शेयर था। एंड दोज हु हैव पुट देयर लेबर दे बिकेम ऑनर्स एंड दोज हु वर लेजी बिकेम पुअर। और जिन लोगों ने अपना मेहनत की, खून पसीना बहाया, वो प्रॉपर्टी के ऑनर्स बन गए और जो लेजी थे, जो कामचोर थे, वो गरीब रह गए। फिल्मर रिजेक्ट द व्यू दैट प्रॉपर्टी वाज एवर हेल्ड इन कॉमन। लेकिन फिल्मर जो है तो इस व्यू को रिजेक्ट करते हैं कि प्रॉपर्टी कभी कॉमन मतलब सभी के द्वारा ओन की जाती थी। ही बिलीव दैट इफ वी विल एक्सेप्ट द आर्गूमेंट इट विल जनरेट स्पेक्टर फियर ऑफ कम्युनिज्म। और अगर हम, उनका मानना था कि अगर हम इस आर्गूमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये काइंड ऑफ फियर ऑफ कम्युनिज्म को जन्म देगा। फिल्मर रिजेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट एज द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी आल्सो। और फिल्मर ने कॉन्ट्रैक्ट को भी प्रॉपर्टी का आधार मानने से इनकार कर दिया है। लॉक हैज क्रिटिसाइज फिल्मर इन हिज फर्स्ट ट्रीटाइज ऑन फॉलोइंग ग्राउंड। लॉक ने फिल्मर को अपने फर्स्ट ट्रीटाइज में निम्नलिखित ग्राउंड्स के आधार पर क्रिटिसाइज किया है। तो लॉक रिजेक्ट द व्यू दैट स्टेट रिप्रेजेंट द विल ऑफ गॉड। लॉक ये क्रिटिसाइज करते हैं, इस व्यू को क्रिटिसाइज करते हैं कि जो है तो स्टेट गॉड की दैवी इच्छा से बना है, मतलब गॉड की इच्छा को रिप्रेजेंट करता है। ही रिटरेट दैट स्टेट इज बेस्ड ऑन द विल ऑफ मैन। और वो फिर से दोहराते हैं कि नहीं, स्टेट जो है तो व्यक्ति की इच्छा से ही बना हुआ है। अकॉर्डिंग टू लॉक ओनली कंसेंट इज द रैशनल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो लॉक के अनुसार केवल जो कंसेंट होती है वही पॉलिटिकल अथॉरिटी का रैशनल बेसिस हो सकता है, तार्किक आधार हो सकता है। लॉक का कहना है कि वी कैन नॉट एक्सेप्ट द व्यू दैट स्टेट इज क्रिएटेड बाय गॉड। हम इस व्यू को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि जो है तो स्टेट को गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया है। और चलिए अगर मान भी लेते हैं, इवन इफ वी एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ स्टेट, मतलब इवन भी एक्सेप्ट द थ्योरी दैट स्टेट इज क्रिएटेड बाय गॉड, अगर हम मान भी लेते हैं चलो ठीक है स्टेट को गॉड ने क्रिएट किया है, दैट इवेंट टुक लॉन्ग टाइम बैक। लेकिन वह जो इवेंट था जब गॉड ने एडम को अपना वारिस नियुक्त किया था, वो बहुत पहले इंसिडेंस हुआ था। इट डज नॉट होल्ड ग्राउंड एट प्रेजेंट। और वर्तमान में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। बिकॉज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड करेक्ट लीनिएज हेयर ऑफ एडम। तो हम कैसे जो है तो एडम के मतलब जो है तो सही उनके जो काइंड ऑफ हेयर थे या उनके जो वारिस हैं उनको कैसे, उनका पता कैसे लगा सकते हैं, है ना, कोई मेथड तो है नहीं। हेंस एट प्रेजेंट ओनली रैशनल बेसिस ऑफ स्टेट अथॉरिटी इज कंसेंट और कॉन्ट्रैक्ट। तो आज के समय में मतलब लॉक के समय में जो एक स्टेट अथॉरिटी का एक तार्किक आधार क्या हो सकता है, केवल कंसेंट हो सकती है या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इस प्रकार लॉक रिजेक्ट्स द पैट्रियार्कल नेचर ऑफ अथॉरिटी ऑफ स्टेट। ही सेज दैट वी कैन नॉट मॉडल पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन द अथॉरिटी ऑफ फादर। और इस प्रकार लॉक जो है तो पैट्रियार्कल नेचर ऑफ स्टेट को है ना, पितृसत्तात्मक जो प्रकृति है स्टेट की उसको रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हम पॉलिटिकल अथॉरिटी को फादर के अथॉरिटी से
नहीं कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो फादर की अथॉरिटी होती है वो एब्सोल्यूट होती है, क्यों? क्योंकि फादर हैज़ गिवन बर्थ एंड चिल्ड्रन आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन फादर। फादर की अथॉरिटी एब्सोल्यूट होती है क्योंकि फादर ने अपने बच्चों को जन्म दिया है और चिल्ड्रन के ऊपर उसकी कंप्लीट, और चिल्ड्रन अपने फादर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन सिटीजन्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन स्टेट इन सिमिलर वे इन विच चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑन फादर। लेकिन जो सिटीजन होते हैं वो स्टेट पर अपने जो बच्चे होते हैं, जिस तरह वो अपने पिता के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उस तरह सिटीजन स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। तो जो सिटीजन स्टेट पर उस तरह आश्रित नहीं है जिस तरह बच्चे अपने पिता पर आश्रित होते हैं, क्योंकि सिटीजन्स एडल्ट होते हैं, सिटीजन आर एडल्ट एंड टेक डिसीजन फॉर देमसेल्फ, और अपने लिए खुद से डिसीजन लेते हैं। हेंस दे कैन डिपेंड ऑन स्टेट फॉर लिमिटेड पर्पज। तो वो स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट केवल कुछ सीमित उद्देश्यों के लिए हो सकते हैं। देयरफॉर अथॉरिटी हैज़ टू बी लिमिटेड, इसलिए अथॉरिटी को लिमिटेड होना चाहिए। सिमिलरली प्रॉपर्टी वाज टू बी बेस्ड ऑन बर्थ एंड नॉट बर्थ, और इसी तरह जो प्रॉपर्टी है उसको बर्थ के आधार पर ना कंसिडर किया जाना चाहिए, बर्थ के आधार पर नहीं। तो प्रॉपर्टी बर्थ के आधार पर बेस्ड होनी चाहिए, वर्थ के आधार पर, मूल्य के आधार पर, ना कि बर्थ के आधार पर, जन्म के आधार पर। लास्लेट इज राइट व्हेन ही सेज दैट फिल्मर एंड नॉट हॉब्स एज द चीफ एंटागोनिस्ट ऑफ लॉक। तो लास्लेट राइट थे जब वो कहते हैं कि फिल्मर नॉट हॉब्स इज द चीफ एंटागोनिस्ट ऑफ हॉब्स लॉक। फिल्मर इज एंटागोनिस्ट ऑफ लॉक बिकॉज इट क्लियरली मेंशन इन लॉक फर्स्ट ट्रीटाइज। फिल्मर ही लॉक के चीफ एंटागोनिस्ट हैं, क्यों? क्योंकि यह फर्स्ट ट्रीटाइज में क्लियरली मेंशन है। सम पीपल बिलीव दैट हॉब्स इज द मेन एंटागोनिस्ट। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, हॉब्स चीफ एंटागोनिस्ट हैं, बिकॉज हॉब्स इज अ सपोर्टर ऑफ स्टेट एब्सोल्यूटिज्म। क्यों ऐसा लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि हॉब्स ने स्टेट एब्सोल्यूटिज्म को, एब्सोल्यूट स्टेट को सपोर्ट किया है, और लॉक स्टैंड फॉर लिमिटेड स्टेट, और लॉक लिमिटेड स्टेट के लिए, और लॉक जो है तो लिमिटेड स्टेट को सपोर्ट करते हैं। इट इज़ ट्रू दैट लॉक रिजेक्टेड द एब्सोल्यूटिज्म ऑफ हॉब्स। यह सत्य है कि लॉक ने हॉब्स के स्टेट एब्सोल्यूटिज्म को रिजेक्ट किया है, लेकिन सपोर्ट्स लिमिटेड स्टेट्स, और लिमिटेड स्टेट को सपोर्ट किया है। एट बोथ है मैनी थिंग्स इन कॉमन, परंतु इसके बावजूद उन लोगों में बहुत सारी सिमिलरिटी हैं। क्या क्या सिमिलरिटी हैं? बोथ रिजेक्ट रिलीजन एज द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। तो दोनों रिलीजन को अथॉरिटी का आधार मानने से इनकार करते हैं। बोथ रिजेक्ट डिवाइन राइट थ्योरी, दोनों किंग के डिवाइन राइट थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। दोनों कैपिटलिस्ट क्लास के स्कॉलर्स हैं, और दोनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बिलीव करते हैं। तो चार चीज़ें सिमिलर हैं दोनों में। सेकंड ट्रीटाइज के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें लॉक की थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट आती है। थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इसमें यहाँ पर लॉक देते। लॉक्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था? तो लॉक्स व्यू ऑन ह्यूमन नेचर, लॉक्स का ह्यूमन नेचर पर क्या है? एज एवरी थिंकर इज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, लॉक बिलोंग टू द मोर पीसफुल फेज ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री। इस प्रकार हर जो व्यक्ति, हर थिंकर होता है अपने मतलब अपने काल का जो है तो शिशु होता है, और लॉक जो है तो ब्रिटेन की जो हिस्ट्री थी उसके एक शांतिपूर्ण फेज से नाता रखते हैं। ही हैज़ विटनेस द ग्लोरियस रिवोल्यूशन ऑफ 1688 विच इज सीन एज ब्लडलेस रिवोल्यूशन। तो उन्होंने ग्लोरियस रिवोल्यूशन को विटनेस किया था जो कि 1688 में हुआ था, और ये एक ब्लडलेस रिवोल्यूशन था। लॉक हैज़ गिवन मोर बैलेंस्ड व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, इसलिए लॉक ने ह्यूमन नेचर का एक बैलेंस्ड व्यू प्रेजेंट किया है, और हॉब्स का जो व्यू है वो अनबैलेंस्ड है। मतलब हॉब्स कहते हैं कि पैसन एंड इमोशन डोमिनेट ओवर रीजन। हॉब्स का क्या मानना है कि पैसन और इमोशन रीजन पे डोमिनेट करते हैं, लेकिन हॉब्स ऐसा नहीं मानते हैं, उन्होंने बैलेंस व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर दी है। लॉक क्या कहते हैं कि मैन हैज रीजन एंड पैसन इन मोर बैलेंस्ड फॉर्म। लॉक का मानना है कि मैन के पास रीजन है और पैसन भी है, लेकिन बैलेंस्ड फॉर्म में। अंडर द
इम्पैक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट, लॉक सेज मैन इज एबल टू कंट्रोल हिज पैशन। तो जो लॉक के ऊपर जो एनलाइटनमेंट का इम्पैक्ट हुआ, इसके कारण उन्होंने वो क्या कहते हैं कि मैन अपने जो पैशन है उसको कंट्रोल करने में सक्षम है। लॉक टेक मोर एनलाइटेड व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। तो लॉक इस प्रकार ह्यूमन नेचर का ज़्यादा विस्तृत रूप प्रेजेंट करते हैं। लॉक सेज दैट मैन हैज रीजन एंड रीजन इन मैन गाइडेड हिम नॉट टू हार्म अदर इन देयर लाइफ, लिबर्टी, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। लॉक का क्या मानना है कि मैन के पास रीजन है और यही रीजन जो मैन के अंदर होता है उसने उसको वो गाइड करता है मैन को कि वह दूसरे को उसकी लाइफ, लिबर्टी, हेल्थ और प्रॉपर्टी को लेकर हार्म ना करे, हानि ना पहुंचाए। तो लॉक्स स्टेट ऑफ नेचर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सिविल सोसाइटी और कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट एंड गवर्नमेंट यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लॉक का क्या है, तो कोर थीम क्या है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, तो लॉक एडवोकेसी ऑफ नेचुरल राइट्स। तो इसकी जो कोर थीम है वहाँ पर लॉक नेचुरल राइट को एडवोकेट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। लॉक्स व्यू ऑन ह्यूमन नेचर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोरियस रिवोल्यूशन ऑफ 1688। तो लॉक का जो ह्यूमन नेचर के प्रति व्यू है वो जो 1688 में ग्लोरियस रिवोल्यूशन हुई थी उससे प्रभावित है। वो ह्यूमन नेचर के एक बैलेंस्ड व्यू प्रेजेंट करते हैं। उनका मानना था कि अगर मैन के पास पैशन है तो मैन के पास रीजन भी है। लॉक के लिए मैन हैज इनफ रीजन टू कंट्रोल हिज पैशन। तो लॉक के लिए मैन के पास, लॉक कहते हैं कि मैन के पास मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रीजन है जिसके कारण वह अपने पैशंस को कंट्रोल कर सकता है। मैन कंट्रोल हिज पैशन नॉट फॉर अल्ट्रुइज्म बट फॉर हिज ऑन इंटरेस्ट, दैट इज ही टेक्स द एनलाइटेंड व्यू और मोर रेशनल व्यू। तो मैन अपने जो पैशन है उसको कंट्रोल करता है परोपकार के लिए नहीं, अल्ट्रुइज्म के लिए नहीं, बल्कि अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए। लॉक का मानना है कि मैन अपने पैशन को कंट्रोल कोई परोपकार की भावना से या अल्ट्रुइज्म की भावना से नहीं करता है, बल्कि अपने खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है। और इस प्रकार लॉक जो है तो ह्यूमन नेचर के मोर रेशनल व्यू को प्रेजेंट करते हैं। लॉक का स्टेटमेंट क्या है, रीजन इन मैन टीचेज हिम नॉट टू हार्म अदर इन देयर लाइफ, लिबर्टी, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। लॉक का क्या मानना है कि जो मैन में रीजन होता है वह इसे सिखाता है कि वह दूसरों को उनके लाइफ, लिबर्टी, हेल्थ और प्रॉपर्टी में हार्म ना करें। इसका क्या मतलब है कि मैन टेक्स द एनलाइटेंड व्यू ऑफ हिज इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि लॉक मैन जो है तो अपने इंटरेस्ट का एनलाइटेंड व्यू ले सकता है, एक अच्छा व्यू ले सकता है। ही डज नॉट हार्म द लाइफ, लिबर्टी, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। और वह दूसरों की लाइफ, लिबर्टी, हेल्थ और प्रॉपर्टी पे को हार्म नहीं करता है, सो दैट हिज ऑन रिमेन्स प्रोटेक्टेड। और वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसके खुद की लाइफ, लिबर्टी, हेल्थ और प्रॉपर्टी सुरक्षित रहे। व्हाट डज लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी डिनोट। लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी क्या डिनोट करती है, ये नेचुरल राइट को डिनोट करती है। तो लॉक का व्यू क्या है स्टेट ऑफ नेचर में, तो अब यहाँ से हम समझेंगे कि लॉक का व्यू स्टेट ऑफ नेचर के प्रति लॉक ने अपना क्या व्यू प्रेजेंट किया है। तो लॉक के अनुसार स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ पीस, गुडविल एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। तो स्टेट के जो है तो लॉक के अनुसार स्टेट ऑफ नेचर क्या है, स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ पीस है, जहाँ पर पीस होगी, गुडविल होगी, अच्छी सद्भावना रहेगी और म्यूचुअल असिस्टेंट, लोग एक दूसरे पे प्रति कोऑपरेटिव बिहेवियर रखते हैं। बिकॉज मैन टेक द एनलाइटेंड व्यू ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट और मैन है सफिशिएंट रीजन। क्यों ऐसा क्यों करते हैं लोग, क्योंकि लोग अपने जो इंटरेस्ट है उसका एनलाइटेंड व्यू लेते हैं, उसका मोर जो है तो इवॉल्व व्यू लेते हैं और उनके पास सफिशिएंट रीजन तो है। इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज दैट ओनली व्हेन वी एक्ट रेशनली पीस प्रिवेल। तो इसका मतलब यह है कि जब हम अपने रीजन का उपयोग करके, रेशनलिटी का उपयोग करके वर्क करते हैं, है ना, एक्ट करते हैं, तभी पीस जो है तो प्रिवेल करे। इन द स्टेट ऑफ नेचर मैन एंजॉयड नेचुरल लाइफ। तो स्टेट ऑफ नेचर में मैन के पास नेचुरल राइट थे। इन हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर, इन स्टेट ऑफ नेचर ओनली माइट इज राइट। तो हॉब्स में जो है तो स्टेट ऑफ नेचर क्या थी, माइट ऑफ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और लॉक के अनुसार मैन वाज एबल टू एंजॉय नेचुरल राइट। और लॉक क्या कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में मैन नेचुरल राइट एंजॉय करने में सक्षम था। व्हाट मेड इट पॉसिबल फॉर मैन टू एंजॉय नेचुरल राइट। तो ऐसा क्या हुआ जिसने
मैन को यह इस मतलब सक्षम बनाया कि वो अपना राइट, नेचुरल राइट को एंजॉय कर सके। तो रीजन इन मैन, मैन में रीजन है, रीजन इन मैन टीचेज हिम नॉट टू हार्म अदर इन हिज लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो मैन में रीजन है जो उसे सिखाता है कि वह दूसरों को उनके लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी में हार्म ना करे। रीजन क्या डिनोट करता है? रीजन नेचुरल लॉ को डिनोट करता है। फीचर ऑफ स्टेट ऑफ नेचर इन जॉन लॉक। तो स्टेट ऑफ नेचर का क्या फीचर है लॉक के अनुसार? स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ पीस, गुडविल एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। तो स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ पीस है, स्टेट ऑफ गुडविल है, स्टेट ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंस है। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू लॉक स्टेट ऑफ नेचर इज नॉट प्री सोशल ओनली प्री पॉलिटिकल। तो इसका मतलब है कि जो स्टेट ऑफ नेचर है प्री सोशल नहीं है, केवल प्री पॉलिटिकल है। तो थोड़ा सा इसको समझेंगे। स्टेट ऑफ नेचर हाफ्स क्या है? तो हाफ्स का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? तो स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ वार, मतलब नो सोसाइटी एग्जिस्ट, मतलब प्री सोशल, बिफोर सोसाइटी कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, प्री सोशल, नॉट प्री सोशल। स्टेट ऑफ नेचर क्या है? प्री पॉलिटिकल, स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन लॉक में क्या है? स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंट, मीन्स सोसाइटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। इसका मतलब है कि जो है तो सोसाइटी अब पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है। और स्टेट ऑफ नेचर इज प्री पॉलिटिकल, कॉमन पॉइंट दोनों में है ना। तो लॉक स्टेट ऑफ नेचर इज ओनली प्री पॉलिटिकल बट नॉट प्री सोशल, सोसाइटी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो जो लॉक की जो नेचुरल स्टेट ऑफ नेचर है वो ओनली प्री पॉलिटिकल, प्री पॉलिटिकल की केवल गवर्नमेंट नहीं, सोसाइटी ऑलरेडी, सोसाइटी है। हाफ्स क्या कहते हैं? सोसाइटी भी नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं। और लॉक क्या कहते हैं? सोसाइटी थी, गवर्नमेंट में बस की कमी आती। इन स्टेट ऑफ नेचर पीपल वर एंजॉइंग नेचुरल राइट्स। और स्टेट ऑफ नेचर में लोग अपना नेचुरल राइट को एंजॉय कर रहे थे। इन द स्टेट ऑफ नेचर नेचुरल लॉ और रीजन प्रिवेलिंग एंड हेंस देयर वाज पीस। तो स्टेट ऑफ नेचर में नेचुरल लॉ या रीजन प्रिवेल कर रहा था, जिसके कारण पीस थी। इन लॉक नेचुरल लॉ रीजन वाज सफिशिएंट टू इंश्योर पीस। और लॉक कहते हैं कि जो नेचुरल लॉ है कि रीजन है वो सफिशिएंट था पीस को मेंटेन करने के लिए। हेंस लॉक सपोर्ट द ट्रेडिशन ऑफ नेचुरल लॉ लाइक अरिस्टोटल। इसलिए लॉक नेचुरल लॉ के ट्रेडिशन को सपोर्ट करते हैं, जिस प्रकार अरिस्टोटल नेचुरल लॉ के ट्रेडिशन को सपोर्ट करते हैं। तो हाफ्स के लिए, फॉर हाफ्स नेचुरल लॉ इज नो लॉ, नेचुरल लॉ इज काउंसिल ऑफ प्रूडेंस। तो हाफ्स के लिए नेचुरल लॉ कोई लॉ नहीं है, वो केवल काउंसिल ऑफ प्रूडेंस है, मतलब जो है तो एडवाइसेस है केवल। ही बिलीव्स पॉजिटिव लॉ इज लॉ, लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन। तो हाफ्स का क्या मानना था? केवल पॉजिटिव लॉ ही लॉ है, मतलब जो पॉजिटिव लॉ क्या है? ऐसा लॉ जो स्टेट के द्वारा बनाया गया है, जो स्टेट के द्वारा बनाया गया है, मतलब स्टेट सॉवरेन का कमांड है। इन लॉक स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ पीस बिकॉज नेचुरल लॉ कुड इंश्योर इंजॉयमेंट ऑफ नेचुरल राइट। तो लॉक में स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ पीस है, क्यों? क्योंकि नेचुरल लॉ मनुष्य के नेचुरल राइट के एंजॉयमेंट के लिए सफिशिएंट था, मतलब नेचुरल लॉ इंश्योर कर रहा था कि लोग अपने नेचुरल राइट्स को एंजॉय कर सकें। बेसिकली एवरी थिंकर इज ए चाइल्ड ऑफ हिज टाइम सिंस हाफ्स व्यू सिविल वार स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ वार। और मतलब इसका क्या मतलब है कि हर व्यक्ति अपने टाइम का जो होता है। अब चूंकि हाफ्स के समय क्या था कि सिविल वार था, तो उनका व्यू इस तरह बना कि वो स्टेट ऑफ नेचर को स्टेट ऑफ वार की तरह देखने लगे। लेकिन लॉक के समय ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ, तो उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर को स्टेट ऑफ पीस की तरह देखा। इससे ये साबित होता है कि बोथ आर एम्पिरिसिस्ट, माने दे आर गिविंग देयर थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन थ्योरी, है ना, उनकी थ्योरी एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड थी। जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसके आधार पर उन्होंने अपनी थ्योरी दी। When state of nature is state of peace, goodwill and mutual assistance, where people are enjoying natural right, then what is the need of social contract? तो अगर स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ पीस है, गुडविल है, म्यूचुअल असिस्टेंस है और लोग अपने नेचुरल राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट की क्या ज़रूरत है? और फिर कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम क्या होगा? लॉक सजेस्ट दैट देयर वाज
देयर वर सर्टेन इनकन्वीनियंसेस। तो लॉ कहते हैं कि कुछ इनकन्वीनियंस थे, कुछ इनकन्वीनियंस मतलब कुछ असहजताएं थी। क्या था? इन द स्टेट ऑफ नेचर विच नीड कॉन्टैक्ट। तो स्टेट ऑफ नेचर में कुछ असहजताएं थी, कुछ इनकन्वीनियंस थे जिसके कारण कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ी। तो क्या इनके व्हाट इनकन्वीनियंसेस वर एग्जिस्टिंग इन स्टेट ऑफ नेचर। तो स्टेट ऑफ नेचर में क्या असहजताएं थी? तो स्टेट ऑफ नेचर में कॉमन अथॉरिटी की कमी थी, है ना। कॉमन अथॉरिटी एब्सेंट थी जो कि लॉ बना सके, जो लॉ को एग्जीक्यूट कर सके और लॉ को एडजुडिकेट कर सके। जो लॉ बना सके उसको एग्जीक्यूट कर सके और फिर अगर कोई उसको लॉ को डिसोबे करता है तो फिर जजमेंट भी दे सके, एडजुडिकेट कर सके। इसका मतलब है कि इन द स्टेट ऑफ नेचर एवरी वन वॉज फ्री टू हैव इट्स ऑन लॉ एंड टू एडजुडिकेट इट। तो स्टेट ऑफ नेचर में ऐसा था कि हर व्यक्ति अपने मतलब लॉ बना सकता था, हर व्यक्ति के पास अपने खुद के लॉ थे और उसको वो उसमें जजमेंट भी दे सकता था। लॉ से दैट इन दिस सिचुएशन गोस अगेंस्ट द कॉमन सेंस टू कंबाइन ऑल पावर इन वन मैन। और यह जो सिचुएशन है वो कॉमन सेंस के अगेंस्ट जाती है। क्यों? क्योंकि अगर मतलब जैसे कॉमन सेंस क्या कहती है कि मतलब सारी पावर एक व्यक्ति पे सीमित नहीं होनी चाहिए, एक व्यक्ति पे को नहीं दे जानी चाहिए, है ना। रीजन सजेस्ट नो वन कैन बी अ जज इन हिज ऑन केस। तो रीजन क्या सजेस्ट करता है? बुद्धिमत्ता कहती है कि कोई भी व्यक्ति अपने केस में तो जज नहीं हो सकता है। लॉक सेज दैट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ मैन हु किल्स हिज ब्रदर टू डिक्लेयर हिमसेल्फ गिल्टी। तो हम ऐसा तो नहीं मतलब सपोज कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसने अपने भाई का कत्ल किया है वो अपने आप को गिल्टी मानेगा, वो तो यही कहेगा ना कि मैंने नहीं किया, ये कहना है। तो फ्यूजन ऑफ पावर एंड एब्सेंस ऑफ कॉमन अथॉरिटी वर क्रिएटिंग इनकन्वीनियंस। तो जो एक ही व्यक्ति में बहुत सारी पावर निहित थी, वो एक जो लॉ को बना भी सकता था, उसको एजुकेट भी कर सकता था, और कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं थी जो इसके कारण कुछ इनकन्वीनियंसेस, कुछ असहजताएं उत्पन्न हो रही थी। क्योंकि लॉक इज प्रैग्मेटिक, लॉक व्यवहारिक थिंकर है। ही नोज दैट इफ मैन इज रेशनल मैन आल्सो हैज पैशन। तो वो जानते हैं कि अगर मैन रेशनल है तो मैन के पास पैशन भी है। इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन मैन विल एक्ट विथ रीजन। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होंगी जहाँ पर मैन अपनी रीजन से काम करेगा, लेकिन देयर कैन बी अ सिचुएशन वेयर मैन एक्ट्स विथ पैशन। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर मैन अपने पैशन से गाइडेड हो, अपने पैशन के अनुसार काम करे। एंड फिर इट विल डिस्ट्रॉय पीस, गुडविल एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और जब मैन अपने पैशन से काम करने लगेगा, फॉर एग्जाम्पल उसने 90% अपने रीजन से काम किया, लेकिन 10% भी उसने अगर अपने पैशन से काम किया तो वो पीस को डिस्ट्रॉय कर देगा, गुडविल को डिस्ट्रॉय कर देगा और म्यूचुअल असिस्टेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा। लॉक ऑल्सो बिलीव दैट मैन इज यूटिलिटेरियन। लॉक भी यह बिलीव करते हैं कि मैन यूटिलिटेरियन है। हेंस मैन वांट टू एंजॉय और लिव इन पीस। और इसलिए मैन पीस में रहना चाहता है और पीस को एंजॉय करना चाहता है ऑन परमानेंट बेसिस, है ना। परमानेंट बेसिस पे वो पीस में रहना चाहता है, शांति से रहना चाहता है और शांति को एंजॉय करना चाहता है। सो मैन एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू रिमूव द इनकन्वीनियंसेस इन द स्टेट ऑफ नेचर। इसलिए एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में आता है ताकि वह इनकन्वीनियंसेस को जो स्टेट ऑफ नेचर के कारण अराइज हो रहे हैं उनको रिमूव कर सके। तो कॉन्ट्रैक्ट का रीजन क्या है कि कुछ इनकन्वीनियंसेस थे स्टेट ऑफ नेचर में। क्या था? कोई एक कॉमन अथॉरिटी नहीं थी जो लॉ को बना सके, उसको एडजुडिकेट कर सके और जो लॉज का इंटरप्रिटेशन है उसको दे सके और जजमेंट दे सके। और देयर इज नो गारंटी दैट पीस विल कंटिन्यू टू प्रिवेल एंड हेंस मैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। और कोई गारंटी नहीं थी कि जो पीस है वो हमेशा चलती रहेगी। एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब व्यक्ति अपने पैशन से काम करेगा और उस सिचुएशन पे जो पीस है, गुडविल है, म्यूचुअल असिस्टेंस वो खत्म हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है। प्रोसेस क्या है कॉन्ट्रैक्ट की? तो लॉक एक्सप्लेन्स टू कॉन्ट्रैक्ट। लॉक दो कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट विल क्रिएट सिविल सोसाइटी। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट से सिविल सोसाइटी बनेगी और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से गवर्नमेंट बनेगी। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट
पहले कॉन्ट्रैक्ट से क्या होगा, सोसाइटी बनेगी, और इन द स्टेट ऑफ नेचर मैन वाज लिविंग इन सोसाइटी, और स्टेट ऑफ नेचर में मैन सोसाइटी में रह रहा था। तो डिफरेंस क्या होता है सोसाइटी में और सिविल सोसाइटी में? तो सोसाइटी होती है नेचुरल होती है, बिकॉज मैन हैज रीजन एंड मैन लिविंग इन पीस, है ना। तो ये नेचुरल होती है, क्यों? क्योंकि मैन के पास रीजन है और मैन पीस में रह रहा है। एक इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल इन द सेंस कि इट वाज डिपेंडेंट ऑन मैन रीजन। तो ये मैन के रीजन पर, मैन के मूड पर निर्भर करती है, नेचुरल है और इनफॉर्मल है। जबकि सिविल सोसाइटी नेचुरल नहीं है, इट इज मैन मेड, या मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। इट मीन्स इट इज कॉन्ट्रेक्चुअल, इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बनाई गई है, इसलिए ये फॉर्मल। सोसाइटी हियर ऑन द बेसिस ऑफ रीजन पीपल बिलीव दैट मैन हैज नेचुरल राइट। तो सोसाइटी में लोग रीजन के आधार पर यह सोचते हैं कि मैन के पास नेचुरल राइट्स है। और सिविल सोसाइटी में पीपल एग्री टू रिस्पेक्ट ईच अदर राइट फॉर्मली। और सिविल सोसाइटी में लोग क्या करते हैं, वो एक दूसरे के राइट्स को रिस्पेक्ट करने के लिए औपचारिक रूप से एग्री हो जाते हैं और वो एक पेपर साइन करते हैं। तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट विल कन्वर्ट द नेचुरल सोसाइटी इनटू सिविल सोसाइटी। तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, जो नेचुरल सोसाइटी है, जो इनफॉर्मल सोसाइटी है, जहाँ पर रीजन के कारण व्यक्ति एक दूसरे के राइट्स को, नेचुरल राइट्स को एक्सेप्ट करते हैं, वो सिविल सोसाइटी में रूप में मतलब सिविल सोसाइटी में तब्दील हो जाएगी। मतलब वेयर पीपल फॉर्मली रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ ईच अदर, जहाँ पर लोग औपचारिक रूप से एक दूसरे के राइट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। दैट इज नेचुरल राइट्स विच वर डिपेंडेंट ऑन रीजन इन मैन हैव बिकम गारंटेड। तो अब नेचुरल राइट्स यहाँ से गारंटेड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों ने फॉर्मली एक दूसरे के राइट्स को रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो जो राइट्स अभी तक नेचुरल राइट्स थे, अब वो गारंटेड राइट्स बन जाए। तो एग्जाम्पल देखते हैं इंडिया में। तो पीपल हैड नेचुरल राइट्स कब? पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के पहले। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट पेश किया जिसने नेचुरल राइट्स को गारंटी कर दिया। कैसे? फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से। अब कॉन्स्टिट्यूशन बना। एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? एक कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट था जिसमें नेचुरल राइट्स को फंडामेंटल जो है तो नेचुरल राइट्स गारंटीड बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसने नेचुरल राइट्स को गारंटी कर दिया। ये है। इन फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट सिविल सोसाइटी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस विच मीन्स पीपल हैव रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स ऑफ ईच अदर इन द फॉर्मल सेंस। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट से सिविल सोसाइटी एग्जिस्टेंस में आती है। इसका क्या मतलब हुआ कि लोगों ने एक दूसरे के राइट्स को फॉर्मल सेंस में एक्सेप्ट कर लिया है। अब इट बिकम द गारंटीड राइट। तो अब राइट्स की गारंटी हो गई। लॉक्स आल्सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी एज पोलिटिकल सोसाइटी। तो लॉक सिविल सोसाइटी को पोलिटिकल सोसाइटी कहते हैं। इन द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इन विच सिविल सोसाइटी केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑल पीपल विल पार्टिसिपेट इन अ यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट से जिससे सिविल सोसाइटी का जन्म होता है, उसमें हर व्यक्ति जो है तो यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्ट पे अपने आप को पार्टिसिपेट करेगा। विल पार्टिसिपेट इन यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्ट। जो यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, उसमें हर व्यक्ति पार्टिसिपेट करेगा। चलिए अब सेकंड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो द पर्पज ऑफ सेकंड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो सेकंड जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका क्या पर्पज होगा? गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करना। हाउ गवर्नमेंट इज फॉर्म, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म की जाती है, एंड व्हाट आर द पावर ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की पावर क्या होती है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी सी लॉ एज फादर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम लॉ को फादर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के रूप में देखते हैं। जो प्रतिनिधित्व की जो डेमोक्रेसी होती है उसका हम लॉ को फादर के रूप में जानते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का फादर। एंड कंसिक्वेंटली द मेजोरिटेरियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। अब चूंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है तो वो ऑटोमेटिकली मेजोरिटेरियन मॉडल ऑफ मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाएगी, मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी तब्दील हो जाएगी। गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम एमंग द मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी। तो गवर्नमेंट कैसे बनेगी? गवर्नमेंट बनेगी तो सिविल सोसाइटी के मेंबर होंगे, उनके द्वारा ही बनाई जाएगी। फ्यू पर्सन विल स्टैंड इन इलेक्शन टू रिप्रेजेंट अदर्स।
तो कुछ व्यक्ति इलेक्शन में खड़े होंगे दूसरे लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए। दोज हु विल गेन मेजोरिटी विल फॉर्म द गवर्नमेंट, और जो व्यक्ति मेजोरिटी को प्राप्त करेगा वो गवर्नमेंट बनाएगा। तो इन लॉग में हम क्या देखते हैं, थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और थ्योरी ऑफ मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट। लॉग्स कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, तो लॉग के कॉन्सेप्ट को देखें। तो चलिए दोस्तों, इसको यहीं तक रहने देते हैं, आगे से अगले सीरीज में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।